Hello students. Today we are going to discuss about dishonor of checks under Negotiable Instruments Act 1881. So we'll be beginning with this chapter, what we mean by dishonor of checks and what are the remedies available to the holder of the check who has found the check to be dishonored. Okay. So beginning with this, it is being considered as a criminal offense under section 138. So इसको हम कॉमनली मतलब जो कहते हैं आम भाषा में इसे हम कहते हैं बाउंसिंग ऑफ चेक्स और ये क्रिमिनल ऑफेंस है एज पर सेक्शन 138. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी चेक बाउंस होगा तो सेक्शन 138 को ही देखा जाएगा पहले. सेक्शन 138 टू सेक्शन 142. ठीक है. सेक्शन 138 क्या प्रोवाइड करता है कि पनिशमेंट क्या होगी अगर चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, चेक का मतलब चेक को ऑनर नहीं किया जाता. और चेक डिसऑनर होने का जो तकरीबन मतलब कारण रहेगा वो रहेगा इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, कि बैंक बैलेंस आपके खाते में उतना नहीं है या जिसने आपको वो चेक दिया था उसके खाते में प्रॉपर बैलेंस नहीं है. ठीक है. तो उस इनसफिशियंट फंड्स होने की वजह से चेक जो है बाउंस हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा. इसमें पनिशमेंट है 2 साल तक की कैद और फाइन. कितना फाइन? डबल द अमाउंट ऑफ चेक, कि अगर 1 लाख का से चेक है तो फाइन 2 लाख तक का हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं. सो दैट इज अंडर सेक्शन 138. इसमें कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई करनी होगी चेक को मतलब चेक से रिलेटेड डिसऑनर ऑफ चेक के लिए अगर केस फाइल करना है सर्टेन कंडीशंस आते हैं. तो क्या कंडीशंस हैं? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स की सबसे पहला है कि भाई फंड्स जो हैं वो इनसफिशियंट है. फंड्स कहाँ इनसफिशियंट माने जाएंगे? जब वो मतलब कि जिस पर्सन ने पे करना था उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, या उसने खाता बंद करा दिया है, या उसने चेक आपको दे दिया और आपको कहा कि कुछ समय के लिए प्लीज वेट करनी है फिर आपने चेक लगाना है. अगर ऐसा भी वो कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं और चेक जो है बाउंस है. द एक्सप्रेशन इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? स्टॉप पेमेंट, कि चेक आपने किसी को दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर चेक नंबर की पेमेंट को स्टॉप करवा दिया. ठीक है, बैंक में आपने कह दिया कि दिस पर्टिकुलर चेक नंबर द पेमेंट इट शुड बी काउंटर मांड. ठीक है, कि उस पे पेमेंट स्टॉप करनी है, तब भी वो डिसऑनर माना जाएगा. आपने जिस अकाउंट का चेक दिया है वो आप बैंक अकाउंट क्लोज करा चुके हो, क्लोजर ऑफ अकाउंट है, देन ऑल्सो इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स के इक्विवेलेंट हुआ. डायरेक्टिंग द पे नॉट टू प्रेजेंट द चेक. ठीक है, आप पे को डायरेक्ट कर रहे हो जिसको पेमेंट करनी है कि भाई चेक को अभी प्रेजेंट ना करे, ही शुड वेट फॉर ए मंथ और सो. तो ये दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स. सेकंड है कि जो भी ये पेमेंट देनी बनती है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, वट एवर ट्रांजेक्शन इज देयर, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है फाइनेंशियल और अदरवाइज सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा के अंडर माइट बी, ठीक है, तो वो होनी चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू लीगली एनफोर्सिबल डेट और लाइबिलिटी. वो लाइबिलिटी जो लीगली एनफोर्सिबल है, वो लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो इलीगल हो गई है या आज के डेट में आप एनफोर्स नहीं कर सकते. से कोई टाइम बार डेट थी अगर, ठीक है, टाइम बार डेट कौन सी डेट होती है? जिसमें 3 साल से ऊपर का समय गुजर जाने पर भी पेमेंट डिमांड नहीं की जाती, तो वो टाइम बार्ड हो जाती है. तो टाइम बाउंड डेट जो है बेसिकली इट इज इलीगल. तो उससे रिलेटेड अगर कहो कि अगर वो चेक को इशू किया हुआ बाउंस हो जाता है तो वो केस नहीं बनता. बट इन केस पेमेंट जो है लीगली एनफोर्सिबल डेट के लिए है, आपने कोई लोन लिया था, ठीक है, लोन के अगेंस्ट आपने वो पेमेंट दी, वो लोन जो है वो लीगली एनफोर्सिबल डेट है, तो उस केस में वो बाउंसिंग ऑफ चेक माना जाएगा. ठीक है. थर्ड है कि आपने इस चेक को प्रेजेंट करना है विद इन द वैलिडिटी पीरियड, जितने टाइम के लिए वो वैलिड है. ठीक है. पहले ये होता था 6 महीने के लिए वैलिड, बट आफ्टर अमेंडमेंट इसको 3 मंथ्स की ड्यूरेशन इसकी आरबीआई ने, इसकी ड्यूरेशन अब जो है वो 3 मंथ्स की है. तो जब जिस भी डेट को चेक इशू किया गया है उसके विद इन 3 मंथ्स आपको इस चेक को प्रेजेंट करना है. अदरवाइज वो चेक आफ्टर 3 मंथ्स प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो मतलब कि वो चेक जो है ऑनर भी नहीं होगा और वो डिसऑनर भी नहीं माना जाएगा. ठीक है. So presentment should be within span of 3 months from the date on which it is drawn or within the period of validity, whichever is earlier.
से अगर आपको किसी ने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया तो क्या होगा? तो जो भी उसके ऊपर डेट है विद दैट उस डेट में प्लस उसके विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, जो डेट उसके ऊपर मेंशन की गई है उससे कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। क्या कंडीशंस इसमें और सेटिस्फाई करनी है? तो जब ये चेक डिसऑन मतलब कि चेक की पेमेंट आपको नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा, होल्डर को जो है उसका बैंक इंटीमेट करेगा। ठीक है, होल्डर ने अपने बैंक अकाउंट में से वो चेक डिपॉजिट कराने के लिए दिया, तो उसका जो पर्टिकुलर बैंक है उस होल्डर का या पेई का, वो उसको बताएगा कि भाई कि ये जो चेक है ये डिसऑनर हो गया, और वो कारण भी बताएगा कि क्यों, क्या इसका कारण है, कि उसका खाता बंद था, उस पर पेमेंट स्टॉप की गई है, या उसके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं एक्सेट्रा, तो वो रीजन भी बताएगा बैंक। ठीक है, अब इसके बाद पे को, होल्डर को क्या करना है, जब उसे रीजन भी पता चल गया और ये इंटीमेट हो गया कि पेमेंट नहीं हो रही उस चेक, तो पे और होल्डर को एक डिफॉल्ट नोटिस सर्व करना है, एक लीगल नोटिस सर्व करना है, किसके ऊपर? ड्रॉयर के ऊपर। ठीक है, और ड्रॉयर को उसने कहना है कि भाई मेरी जो पेमेंट बनती है वो विद इन 30 डेज, वो पेमेंट 15 दिन में अपनी मांगे। ठीक है, जब भी वो पता चलेगा कि चेक डिसऑनर हो गया, इंटीमेशन आएगी पे होल्डर के पास कि, तो उसने विद इन 30 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, वो एक डिफॉल्ट नोटिस, लीगल नोटिस सर्व करेगा ड्रॉयर को और अपनी पेमेंट मांगेगा। कि 30 डेज के विद इन नोटिस देना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो ड्रॉयर है उसे मतलब कि उससे वो पे जो है 15 दिन में पेमेंट मांगेगा। तो ड्रॉयर जो है, ही और शी मस्ट हैव फेल्ड टू पे विद इन 15 डेज ऑफ सच पीरियड ऑफ नोटिस, जो भी नोटिस पीरियड आया है उसके 15 दिन के अंदर वो पेमेंट करने में क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ही शुड बी अनएबल टू मेक द पेमेंट। ठीक है, वो पेमेंट कर देगा फिर तो बाउंसिंग ऑफ चेक नहीं होगा, बट पेमेंट जब वो नहीं करेगा तब वो डिसऑनर ऑफ चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो पर्सन जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगा। कंप्लेंट किसके आगे फाइल करनी है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल होएगी। ये बेसिकली मतलब रैंकिंग है मजिस्ट्रेट्स की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एक्सेट्रा। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करनी है। कितने समय में करनी है? अब विद इन 1 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ अफोरसेड पीरियड ऑफ 15 डेज। जो 15 दिन का टाइम ड्रॉयर को दिया गया था पे करने के लिए, उस जहां वो 15 दिन खत्म होंगे उसके विद इन 1 मंथ, उसके 1 मंथ के विद इन कंप्लेंट फाइल करनी बनती। अगर कंप्लेंट फाइल नहीं की तो डिसऑनर ऑफ चेक का केस नहीं हो सकता। इसी में मैं बेसिकली ये सेक्शन 138 में ये जो बात की गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डिसऑनर ऑफ चेक की, ये बेसिकली इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, तो क्रिमिनल पेनल्टीज हैं। ठीक है, वो पेनल्टी क्या है कि 2 साल तक की कैद, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, पहले ये 1 साल की थी, अमेंडमेंट के बाद ये 2 साल की गई, और विद अ फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। और कितना फाइन? डबल द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, या दोनों चीजें हो सकती है, और बोथ कैन बी देयर, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, और इट कुड बी ईदर ऑफ दीज। एनहांसमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 में की गई है, पिनल प्रोविजंस में, पेनल्टी में। अब कहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक जो है ऑफेंस नहीं है? ठीक है, कहाँ ऑफेंस नहीं है? अगर चेक दिया गया है गिफ्ट के लिए। ठीक है, चेक गिवन एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के लिए चेक किसी को दिया, बाउंस हो गया, तो देन इट इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, और चेक जो है वैलिडिटी पीरियड के विद इन आपने प्रेजेंट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो मतलब ऑनर होगा ही नहीं। ठीक है, तो चेक का आपने विद इन 3 मंथ्स अगर प्रेजेंट नहीं किया तो फिर वो ऑफेंस नहीं है, डिसऑनर ऑफ चेक नहीं माना जाएगा। पे और होल्डर जो है, आप उसे, जब से आपको इंटीमेशन मिली कि चेक जो है डिसऑनर हो गया है, आपने डिपॉजिट कराने के लिए दिया बैंक में, आपके बैंक ने आपको इंटीमेट किया कि डिसऑनर हो गया और रीजन भी बताया, तो उसके विद इन 30 डेज आपने लीगल नोटिस जो देना था, डिफॉल्ट नोटिस सर्व करना था ड्रॉयर पे, वो आपने नहीं किया। ठीक है, तब भी ये ऑफेंस नहीं बनेगा। द पे एंड होल्डर हैज नॉट गिवन नोटिस डिमांडिंग पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर इन केस ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स।
फिर इसी का अगला स्टेप हम देखेंगे, जब आपने 30 डेज के विद इन वो करना था, नोटिस देना था, तो पेई ने उसके 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी। ठीक है, तो पेई ने अगर वो 15 दिन के विद इन पेमेंट कर दी है ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, तो फिर ये ऑफेंस नहीं रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें कहाँ ये ऑफेंस नहीं रहेगा, जब कंप्लेंट को पर्सन ने फाइल करनी थी, होल्डर ने, द कंप्लेंट वाज मेड आफ्टर अ मंथ ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जो कंप्लेंट है वो 1 महीने से के विद इन करनी होती है। जब 15 दिन के विद इन अगर पेमेंट नहीं की तो उसके विद इन 1 मंथ कंप्लेंट करनी होती है। इसका मतलब है कि अगर 1 महीने से ऊपर होने के बाद अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो फिर डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो ऑफेंस नहीं है। Okay, then it is not an offense. The complaint was made after a month of cause of action, section 142. अब इसी में मतलब जो है मतलब अमेंडमेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम होती रही। ठीक है, और कुछ वो सेक्शंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, और लेटर ऑन क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक्ट है 1881 का, तो इसमें मतलब कि काफी सारी चीजें आई, जैसे अभी डिजिटल चेक का भी वो इंट्रोडक्शन आपने देखा, ई बैंकिंग हो गई है एक्सेट्रा। तो ऐसे ही मतलब कि अमेंडमेंट के द्वारा एक ये लाई गई अमेंडमेंट, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरीली, सेक्शन 143। इसमें समरी केसेस में बेसिकली क्या है कि स्पीडी ट्रायल करने की कोशिश की जाती है, कि जो ट्रायल है वो स्पीडीली किया जाए, क्योंकि डिसऑनर ऑफ चेक के बहुत सारे केसेस हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज अ नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज, इट ओवरराइड्स द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका मतलब है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो भी दी गए हैं प्रोविजन, उसको ओवरराइड करते हुए समरी ट्रायल कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो समरी ट्रायल जो है, इट हैज बीन नाउ प्रोवाइडेड दैट ऑफेंसेस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक शैल बी ट्राइड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो अब ये हुआ है कि जो ऑफेंसेस हैं डिसऑनर ऑफ चेक के लिए, वो कौन ट्राई करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें वो सजा कितने टाइम की दे सकते हैं, इन द केस ऑफ समरी ट्रायल द मैक्सिमम सेंटेंस दैट कैन बी पास बाय द मजिस्ट्रेट shall be imprisonment for a term not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5,000। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती, बट इन सर्टेन केसेस वेयर द मजिस्ट्रेट में फील दैट द पर्टिकुलर केस रिक्वायर्स अ लॉन्गर टर्म ऑफ सेंटेंस देन अ ईयर, तो उस केसेस में मजिस्ट्रेट जो है 1 साल से ऊपर की भी सजा दे सकता है। और इसमें 6 महीने में इस ट्रायल को सारे को खत्म करना होता है, समअप करना होता है, कंक्लूड करना होता है। द ट्रायल शेल सो फार एज practicable consistent with the interest of justice be continued from day to day। ठीक है, स्पीडी ट्रायल है तो डे टू डे करने की कोशिश की जाएगी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सपीडिशियसली करने की कोशिश होगी एज पॉसिबल, एंड एन एंडेवर शेल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। जिस डेट को कंप्लेंट फाइल की गई थी उसके 6 महीने के विद इन ट्रायल को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। Every offense punishable under Negotiable Instruments Act shall be compoundable, section 147। और जो भी ऑफेंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर, ये वाले ऑफेंसेस क्या हैं, कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि इन केस अगर इसमें दूसरे गिल्टी पार्टी जो है वो कभी भी प्लीड कर देती है अपनी गलती, तो उस केस में वहां उसको मतलब कि वो क्या किया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉस्ड चेक्स। अब जो चेक वो इशू कर रहे हैं अगर उसके ऊपर गलत पेमेंट हो जाती है, मतलब दैट इज इट इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अ बैंकर पेइंग द चेक्स क्रॉस, जनरली क्रॉसिंग आपको मालूम है चेक पे कि उसमें वो ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में चेक अगर क्रॉस जनरली है या स्पेसिफाइड बैंकर के लिए क्रॉस है, तो वो बैंकर जो है प्रोटेक्टेड है इवन इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ पेमेंट टू अ रॉन्ग पे। ठीक है, तो बैंक को एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इसमें दी गई है, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा, उस सब में नहीं।
पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 के हिसाब से क्या मतलब है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बेसिकली मतलब है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके टेन्योर के विद इन पेमेंट की जा रही है जब वो एप्लीकेबल है, और गुड फेथ में पेमेंट की जा रही है बिना किसी नेग्लिजेंस। सो नंबर 1 पॉइंट इज पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड क्या है कि जो पेमेंट है गुड फेथ में होनी चाहिए बिना किसी नेग्लिजेंस के अलावा। थर्ड है पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसकी पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट करनी है। और पेमेंट किसको दे रहे हैं हम? बेसिकली उस पर्सन को जो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। और पेमेंट जो करनी है इट शुड बी इन मनी ओनली, पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली। कहाँ पे बैंकर पेमेंट चेक से रिलेटेड जो पेमेंट है वो रिफ्यूज कर सकता है? कौन से सर्कमस्टेंसेस में? जहाँ पे चेक पे जो पेमेंट है कस्टमर ने स्टॉप करवा दी है, वेयर द कस्टमर काउंटरमांड्स द पेमेंट दैट इज स्टॉप बाय द ड्रॉयर। जिसने चेक इशू करके दिया था उसी ने मना कर दिया है बैंक को कि इस पे पेमेंट नहीं करनी है, स्टॉप करने की इंस्ट्रक्शन दे दी है उसने। उस पर्टिकुलर कस्टमर जिसने वो इशू करके दिया था, ड्रॉयर ने चेक इशू जिसने किया था, ठीक है, इशूअर ऑफ द चेक, उसकी डेथ हो गई है और बैंक के पास इसका नोटिस है, तब स्टॉप करेंगे, ठीक है, पेमेंट नहीं मिलेगी। जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके खाते ऑफिशियल रिसीवर असाइनी के पास चले गए हैं, तब पेमेंट रिफ्यूज होएगी। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ कस्टमर्स इंसेनिटी, कस्टमर जो है वो इनसेन हो गया है और बैंक के पास इसका नोटिस है। और फिफ्थ पॉइंट है ऑन रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर का मतलब है कि जो भी वो बैंक अकाउंट है जिस पर्सन ने आपको वो इशू करके दिया चेक, उसका वो बैंक अकाउंट गवर्नमेंट ने सीज कर दिया है, ठीक है, उसके खाते को सीज कर दिया है। तो अब वो खाता जो है सीज होने की वजह से उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ऑपरेट नहीं होगी। मे बी इनकम टैक्स के रूल्स की वजह से, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, गार्निशी ऑर्डर उस पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट के लिए इशू किया है, तो पर्टिकुलर अकाउंट में से ट्रांजेक्शन जो है इन और आउट दोनों बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में रिफ्यूज हो जाएगी पेमेंट। ऑन असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर जो भी उसके खाते में पैसा है कस्टमर के जिसने वो चेक इशू करके दिया, उसने वो पर्टिकुलर बैलेंस बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसमें से 1 लाख इट शुड बी केप्ट फॉर द LIC प्रीमियम, और उसके ऐसे खाते में 1.5 लाख रुपया है और चेक आपको जो दिया है वो है 70,000 का। दो उसके अकाउंट में पैसे हैं और उसने वो क्या किया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस वो असाइन किसी और पर्पज के लिए किया हुआ है। तो 50,000 हो गया बट 20,000 इज स्टिल शॉर्ट, तो उस केस में बैंक रिफ्यूज करेगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और डिसऑनर ऑफ चेक जो है, अगर आपको 10 रुपए भी कम मिल रहे हैं जितने का वो चेक था, तब भी वो चेक जो है डिसऑनर ही माना जाएगा। ऑन सस्पिशियस मिसयूज बाय ट्रस्टी, अगर वो बैंकर को लग रहा है कि जो मतलब ये चेक है वो सस्पिशियस, मतलब उसका मिसयूज कुछ लग रहा है, तब वो बैंकर रिफ्यूज करेगा पेमेंट के लिए। और कहाँ बैंकर में रिफ्यूज पेमेंट, अगर चेक कहाँ पे वो रिफ्यूज कर सकता है, और जहाँ पे चेक क्या है वो स्टेटेड है। हम आपको चेक लिख के दिया है 1 अगस्त का और आज है 19 जुलाई, तो आज अगर वो चेक प्रेजेंट करेंगे तो वो रिफ्यूज ही होगी उस पर पेमेंट। वेयर द फंड्स ऑफ द कस्टमर आर इनसफिशिएंट, कस्टमर के फंड्स इनसफिशिएंट है तब भी होगा, ठीक है। चेक जो है ड्यूली प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, चेक पे प्रॉपरली सिग्नेचर्स नहीं हुए जॉइंट होल्डर्स के, ठीक है, कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह है या इरेगुलरिटी है, उसके ऑल्ट्रेशन कर दी, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट में कोई चेंजेस कर दिए फिगर में या वर्ड्स में, और उस ऑल्ट्रेशन को मतलब कि अक्रॉस साइन नहीं किया, तो इरेगुलरिटी लग रही है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है बैंकर। और चेक को वैलिडिटी पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स प्रेजेंट करेंगे तब भी वो रिफ्यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, अमेंडमेंट आई थी 2018 में, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसका ओवरव्यू देखेंगे, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148, ठीक है। अब सेक्शन 143A बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी मतलब कंप्लेनेंट है,
यानी कि जो मतलब कि जिसने चेक को मतलब कि जिसको पेमेंट करनी थी, पे को जिसको पेमेंट होनी थी, कि उसको कुछ रिलीफ मिल सके, कि ये ना हो कि केस लंबा ही लंबा चलता रहे और उसको कोई रिलीफ ना मिले। तो बेसिकली उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन इसमें देने के लिए ये प्रोविजन ऐड किया गया। और इंटरिम कॉम्पनसेशन इसमें 20% ऑफ द चेक अमाउंट हो सकता है। ठीक है, 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, कि जितने का से 1 लाख का अगर चेक है, तो पहली ही हियरिंग में उसे मतलब वो कहो कि अगर वो सेटिस्फाई है कोर्ट, तो उस केस में उसको 20% यानी कि 20,000 रुपए देने के लिए मतलब कह सकती है ड्रॉयर को। सो सेक्शन 143A of the amended act empowers any court while trying an offense for dishonor of a check to direct the drawer who is the issuer of the check, ड्रॉयर कौन है जिसने चेक इशू किया था, to pay interim compensation to the complainant, कंप्लेनेंट कौन है, पेई और या हम कहें होल्डर ऑफ द चेक। ठीक है, the amount of compensation payable cannot exceed 20% of the amount as stated in the check। जो interim compensation है वो 20% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसको पे करने का समय कितना है, कितने टाइम में वो 20% पे करना है। ठीक है, दिस 20% अमाउंट हैज टू बी पेड विद इन a stipulated period of 60 days from the date of order passed by the court। कोर्ट ने जब वो ऑर्डर पास किया उसके 60 डेज के विद इन पे करना है ड्रॉयर को, या फर्दर विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज, या उसको 30 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर कोर्ट को लगे कि डिले करने का रीजन जो है सफिशियंट है। ठीक है, तो 30 डेज की और एक्सटेंशन कोर्ट इसमें दे सकती है। तो सेक्शन 43 एक बेसिकली क्या है, इट इज पावर ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पोजिशन, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम कॉम्पोजिशन दे सकती है फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, इंटरिम कॉम्पोजिशन जो है दो ओकेजन्स पे मिलेगा। समरी ट्रायल या समन केस हो रहा है जहां पे ड्रॉयर जो है वे ड्रॉयर प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट। ठीक है, समरी ट्रायल में जहां पे ड्रॉयर यानी कि जिसने वो चेक पे पेमेंट करनी थी वो कह रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, और कहाँ पे हो सकता है, एंड इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग चार्जेस, जहाँ चार्जेस लगे हुए हैं एनी अदर केस, वहां पे ये इंटरिम कॉम्पोजिशन दिया जा सकता है। अब पेमेंट जो है इंटरिम मेजर्स की ये क्यों कर रहे हैं, in order to protect the interest of the complainant, ensures that the interest of the complainant is protected in the interim period before the charges are proved against the drawer। जब तक ड्रॉयर के अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते तब तक कंप्लेनेंट को एक रिलीफ देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए मतलब कि ये 20% कॉम्पोजिशन इंट्रोड्यूस किया गया। इंटेंशन क्या थी इसके पीछे, टू एड द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसी को देखेंगे। ठीक है, क्वांटम ऑफ इंटरिम कॉम्पोजिशन हमने देखा अप टू 20%। ओके, इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। अगर ड्रॉयर गिल्टी फाइंड आउट हो जाता है फिर क्या होगा। ठीक है, इफ द ड्रॉयर इज फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 138, तो जो भी उसका टोटल कॉम्पोजिशन बनता है उसमें से ये 20% अमाउंट को डिडक्ट करेगा। ठीक है, और बाकी का वो पे करेगा। इफ द ड्रॉयर इज फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 138, the amount of interim compensation would be deductible under the final from the final compensation payable to the complainant। और इसी का मतलब इक्विटेबल, अगर ड्रॉयर गिल्टी है तो फिर उसे फाइनल कॉम्पोजिशन पे करना है और वो 20% लेस पे करके करेगा। अगर से ड्रॉयर अब गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ड्रॉयर जो है उसे फ्री कर दिया गया। बीइंग इक्विटेबल द सेक्शन आल्सो डज नॉट प्रेजुडिस द ड्रॉयर इन केस ऑफ हिज एक्विटल बाय द कोर्ट। कोर्ट ने उसका एक्विटल कर दिया यानी उसे छोड़ दिया, उसे गिल्टी नहीं पाया, तो क्या होगा, तो उसे जो 20% अमाउंट दिया था अब तो रिटर्न करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को। ठीक है, क्योंकि वो गिल्टी नहीं है कोर्ट के हिसाब से। इन सच ए केस द कोर्ट शैल ऑर्डर द कंप्लेनेंट टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ इंटरिम कॉम्पोजिशन टू द ड्रॉयर। जो पहले जैसे दिए गए थे 60 दिन दिए गए थे, एक्सटेंशन 30 दिन की और दी गई थी यानी 90 दिन। तो 60 से 90 डेज के पीरियड के विद इन कंप्लेनेंट उसको जो भी अमाउंट उसने 20% तक का जो भी पे किया था, इंटरिम रिलीफ पे की थी, वो उसको रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट।
एप्लीकेबिलिटी जो सेक्शन 143A की है, इंटरिम रिलीफ पे करने वाली 20% वाली, ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है सेक्शन 143A का, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि आने वाले केसेस पे लगेगा। जो केसेस पहले से चल रहे हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, इसी में है सेक्शन 148। अब ये है कि अब अगर पर्टिकुलर एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट डिसऑनर के लिए केस फाइल किया गया, और वो पर्सन जो है उसे ट्रायल कोर्ट ने गिल्टी कह दिया, ठीक है, तो उस पर्सन ने मतलब कि ड्रॉयर को गिल्टी कह दिया ट्रायल कोर्ट ने, तो वो पर्सन आगे अपील कर रहा है, तो उसे कैसे हम चलेंगे? उससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 148। सेक्शन 148, पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। सेक्शन 148 जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया for cases where an appeal is filed against conviction of the drawer under section 138 of the act। ठीक है, कि इसमें अपील जो है ड्रॉयर फाइल कर रहा है क्योंकि उसको कन्विक्ट बनाया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो एपेलेट कोर्ट इस केस में क्या कर सकती है? एपेलेट कोर्ट मे ऑर्डर, द वर्ड इज मे, ठीक है, मे का मतलब है कि उनकी मर्जी है कोर्ट की। The appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court। ठीक है, जो भी उसको कहो कि जो भी उस पर्टिकुलर ड्रॉयर पे ट्रायल कोर्ट ने जितना भी फाइन इम्पोज किया था या जितना भी कॉम्पनसेशन उसे पे करने के लिए कहा था, उसका 20% एपेलेट कोर्ट जो है उसको ऑर्डर करेगी कि वो पहले जमा कराए। ठीक है, और ये वाला जो सम है ये इन एडिशन टू सेक्शन 143A में जो 20% इंटरिम कॉम्पोजिशन है उसके अलावा होगा। ठीक है, दिस पर्टिकुलर सम विल बी इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ इंटरिम कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन 143A ऑफ द एक्ट। ठीक है, इस प्रोविजन का क्या हुआ कि इससे बड़ा फायदा हुआ, कंप्लेनेंट को रिलीफ मिल गई। ठीक है, और सेकेंडली क्या हुआ कि क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जो ड्रॉयर है वो केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में लेके जाता रहेगा, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि जो केस है वो लटकता रहेगा। तो बेसिकली अब वो जो है कि अब इसमें पे उसे करना पड़ेगा, तो उस से कहो कि राहत मिलेगी कंप्लेनेंट को, इसलिए ये वेलकम स्टेप था। और इस केस में क्या है, कोर्ट जो है फ्री है टू डिटर्मिन द सम पेबल in the course of the appeal considering the facts and circumstances of the case। So court is free to determine कि कितना सम जो है वो पे करना है के लिए कहना है। ठीक है, as per the facts and circumstances of each case। और अगर इसमें जो एपेलेंट है यानी कि ड्रॉयर है, अगर वो एक्विट कर दिया जाता है यानी कि कोर्ट के द्वारा फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, उसे वो नॉट गिल्टी कह देती है एपेक्स मतलब कि हायर कोर्ट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो कंप्लेनेंट है उसको जितना भी पैसा पे किया गया है वो पैसा वो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। ठीक है, एपेलेंट को यानी कि ड्रॉयर। और जो भी प्रोसीजर है कि भाई इसमें कि कितने वो टर्म में करना है, वो 60 to 90 डेज में ऑल दोज प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। फाइन। अब ये वाला जो सेक्शन 148 है अपील वाला, ठीक है, इसका जो मतलब एप्लीकेबिलिटी है, इस एप्लीकेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव। यानी कि जो भी सितंबर 2018 में जब ये अमेंडमेंट आई, जो भी केसेस चल रहे थे सबके ऊपर ये वाली एप्लीकेबल होगी। ठीक है, कि यानी कि जहां पे भी ट्रायल कोर्ट ने कुछ मतलब कि वो कहो कि जो भी डिसाइड किया था ट्रायल कोर्ट के बाद आगे अपील की गई हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट जो है वो मतलब कि उस केस में 20%, मिनिमम ऑफ 20% ऑफ फाइन या कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट जो है डिपॉजिट करने के लिए एपेलेंट को कह सकती है। ओके, तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि जो डिसऑनर ऑफ चेक है वो इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स की वजह से कहाँ पे होता है, उसके लिए हमें वो स्टेप्स फॉलो करने बहुत जरूरी है कि जब भी मतलब डिसऑनर ऑफ चेक होता है तो उसके विद इन 30 डेज एक लीगल नोटिस देना है आपने ड्रॉयर को कि भाई वो पेमेंट करे। पे जो है ड्रॉयर को देगा कि वो पेमेंट करे।
और जो वो लीगल नोटिस मिल जाएगा उसको पे को, तो उसके विद इन 50 डेज, 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर उसे पेमेंट करनी है। और अगर 15 दिन में वो फिर से पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा, विद इन 1 मंथ ऑफ दैट पीरियड, 15 दिन पूरे होने के बाद जो 1 मंथ है उसके विद इन जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन भी लग सकता है। और नए प्रोविजंस हमने 2018 वाले भी देख लिए इसमें। और जो भी केस करना है पे या होल्डर को, अब इसमें भी ना कुछ चेंजेस आते रहे हैं पहले, बट अभी क्या है कि जो पे है या होल्डर है, जहां पे भी उसका बैंक है वहां पे वो केस अपना दर्ज कर सकता है। से जिसको पेमेंट, मतलब कि ड्रॉयर ने चेक इशू किया से दिल्ली में, आपका उसने पेई को इशू किया, पेई है मलोट में रहता, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो पेई है वो मलोट में केस फाइल कर सकता है। ओके, I hope you have understood all the provisions very well. In case of doubts, we can clarify them. Thank you, everybody. Many thanks. Thanks for your patience and for your listening.